रमनलाल कौवा अपने जंगल में सबसे धनी पक्षी था। उसका एक कालू बेटा था जो सारा दिन नशा करके अपने खेतों पर पड़ा रहता और अपने बाप के पैसों पर राज करता। उसी जंगल में एक गरीब रानो चिड़िया रहती थी। देखिए रानो जी, अब आपके पति के पास ज्यादा वक्त नहीं है, वो कभी भी इस दुनिया से जा सकते हैं, तो अच्छा होगा कि आप इनके साथ घर पर समय बिताएं। हे भगवान, ये आपने क्या किया? इनकी जगह ये बीमारी मुझे लग जाती। फिर रानो चिड़िया अपने पति को घर ले आती है और उसकी देखभाल करने लगती है। माँ, पिताजी को क्या हुआ है? आप कुछ बताते क्यों नहीं हो? रानो की बेटी ऐसे ही बार बार पूछती, परंतु बेचारी रानो चिड़िया कुछ भी ना बताती, बस चुपचाप रोती रहती। इस तरह से कुछ समय गुजर जाता है। फिर एक दिन रानो के पति की मृत्यु हो जाती है। टुन्नू जी, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? अब आपके बिना हमारा क्या होगा? रानो चिड़िया ऐसे रोए जा रही थी। चिड़िया बहन, धीरज रखिए, हम सब आपके साथ हैं। कभी भी आपको कोई मदद चाहिए तो बेझिझक कहना। चिड़िया को दिलासा देकर उसके पड़ोसी अपने अपने घर चले जाते हैं। वो दोनों माँ बेटी एक दूसरे को समझा कर रहने लगती हैं। फिर कुछ दिन बाद उनका सारा राशन खत्म हो जाता है। बेटी, आप अपना ख्याल रखना, मैं किसी काम की तलाश में जा रही हूँ, शाम होने तक घर आ जाऊंगी। मम्मा, आपके बिना मेरा अकेले घर में मन नहीं लगेगा, आप मुझे भी अपने साथ ले चलो। नहीं मेरी बेटी, मेरे साथ आप कहाँ दर दर की ठोकरें खाओगी, आप घर में ही रहो, मैं कुछ पैसे कमा कर लाती हूँ। ऐसा कहकर रानो काम की तलाश में चली जाती है। उसे मजदूरी का काम मिल जाता है। शाम होते ही वह घर आ जाती है और तभी वहाँ पर रमनलाल कौवा आता है। क्या ये घर टुन्नू चिड़े का है? हाँ हाँ, मैं उनकी पत्नी रानो चिड़िया हूँ। आपको हमसे क्या काम है? देखो रानो जी, टुन्नू ने मुझसे 2 लाख की उधारी ली थी और ब्याज समेत अब मेरे रुपए 4 लाख हो गए हैं। क्या कहा? 4 लाख रुपए? परंतु टुन्नू जी ने तो हमें कभी कुछ नहीं बताया। वो सब मैं नहीं जानता। अब टुन्नू चिड़ा तो इस दुनिया में रहा नहीं, तो अब आपको ही मेरे पैसे देने होंगे। रमनलाल कौवे की ये बात सुनकर तो रानो चिड़िया को सदमा लग जाता है और वह रोते हुए कौवे से कहती है, कुछ दया कीजिए सेठ जी, मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगी? ठीक है, 2 महीने का समय है तुम्हारे पास। जब तक मेरे सारे पैसों का इंतजाम कर लेना, मैं 2 महीने बाद फिर आऊंगा। ये कहकर रमनलाल कौवा वहाँ से चला जाता है और वे दोनों माँ बेटी गले लगकर रोने लगती हैं। मम्मा, इतने सारे पैसे हम कहाँ से लाएंगे? चिंता ना करे मेरी बेटी, भगवान हमें इस मुसीबत से जरूर बाहर निकालेगा। जैसे ही रमनलाल कौवा अपने घर पहुँचता है तो वहाँ एक उल्लू पक्षी आता है। अंकल जी, कालू बहुत नशे में है और वह कूड़े में पड़ा है, आप जल्दी से चलिए। इस नालायक ने तो मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिला रखी है, न जाने किस शुभ घड़ी में पैदा हुआ था। ऐसा बोलते हुए रमनलाल कौवा उल्लू के साथ चला जाता है। वे दोनों नदी किनारे आ जाते हैं जहाँ कालू तो बेहोश पड़ा था और उसके मुंह से बुरी दुर्गंध आ रही थी। अरे ये क्या, अब शराब के साथ साथ इसने गांजा लेना भी शुरू कर दिया। उठ नालायक उठ, कैसे कूड़े के ढेर में आराम से पड़ा है, तुझे अपनी पापा की इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं है। लेकिन कालू कौवा तो बेहोश था, वो अपने पापा की किसी भी बात पर जवाब नहीं देता। फिर जैसे तैसे वो कालू कौवे को अपने घर ले आते हैं और उसे एक घर के कोने में पटक देते हैं। अंकल जी, मैंने कालू को पहाड़ी वाले चीलों के साथ पत्ते खेलते हुए भी देखा था, वो चील तो बहुत खतरनाक हैं। ये बोलकर उल्लू वहाँ से चला जाता है और रमनलाल कौवा मन ही मन सोचता है, इसकी शादी कर देता हूँ, शायद पत्नी के डर से थोड़ा बहुत सुधर जाए, परंतु इससे शादी करने के लिए कौन कौवी तैयार होगी। फिर रमनलाल कौवा अपने बेटे के लिए एक सुंदर कौवी ढूंढना शुरू कर देता है।
फिर वो अपने एक दोस्त के घर जाता है। आओ आओ रमनलाल, आज कैसे आना हुआ गरीब के घर? मैं अपने बेटे कालू की शादी करना चाहता हूँ, तो बस आपकी बेटी का पंख मांगने आया हूँ। माफ करना दोस्त, पर मैं अपनी बेटी की शादी आपके बेटे से कभी नहीं करूँगा। मैं अपनी बेटी को जीते जी नरक में नहीं ढकेल सकता। क्या कहा? मेरे घर में क्या कमी है? सबसे अमीर हैं हम जंगल में, और आपकी बेटी हमारे घर में राज करेगी। आप चाहे कितने भी धनी क्यों ना हो, पर आपके बेटे के बारे में सारा जंगल जानता है। वो एक नंबर का शराबी और जुआरी है। अपने बेटे के बारे में ऐसी बातें सुनकर रमनलाल कौवा वहाँ से चल देता है। तो रास्ते में उसे मिट्ठू तोता मिल जाता है। मिट्ठू तोते, अगर आप मेरे बेटे की शादी एक सुंदर कव्वे से करवा दें, तो मैं आपको पूरा फसल से भरा एक खेत उपहार में दे दूंगा। आपके बेटे के बारे में तो बच्चा बच्चा जानता है कि वो कितना नशा करता है, फिर भी मैं देखूंगा, शायद कोई लालची कव्वे शादी के लिए तैयार हो जाए। इस तरह से रमनलाल को रिश्ता ढूंढते ढूंढते काफी समय हो जाता है, और टूनी चिड़िया को 2 महीने का दिया हुआ समय भी खत्म हो जाता है। और फिर वो टूनी चिड़िया के घर अपने पैसे लेने चला जाता है। अब 2 महीने का समय खत्म हो गया है, लाओ मेरे पैसे दे दो। सेठ जी, इतनी बड़ी रकम मैं अकेले जमा नहीं कर पाई, इसलिए थोड़े से पैसे ही मैंने मेहनत मजदूरी करके जमा किए हैं, आप इन्हें ले जाओ। इन 5,000 रुपयों से मेरा क्या होगा? मुझे मेरे पूरे पैसे चाहिए। सेठ जी, कृपया करके मुझे कुछ और समय दे दें, मैं धीरे धीरे आपके पैसे चुका दूंगी। तभी रमनलाल कौवे को एक आइडिया आता है, और वह मन ही मन सोचने लगता है, इस रानो की बेटी टूनी कितनी सुंदर और भोली है। यदि मेरे बेटे कालू की शादी इस टूनी चिड़िया से हो जाए, तो मेरी सारी चिंता दूर हो जाए। सेठ जी, आप मुझ पर थोड़ी और दया करें, मैं धीरे धीरे आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। रानो चिड़िया, आपको मुझे पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपके सारे पैसे माफ करता हूँ। रमनलाल कौवे की ये बात सुनकर तो दोनों माँ बेटी बहुत खुश हो जाती हैं। आप बहुत महान हैं सेठ जी, भगवान करे आप हमेशा खुश रहें। और पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो, आपको इसके बदले में टूनी की शादी मेरे कालू बेटे से करनी होगी। नहीं नहीं, आप ये क्या बोल रहे हो? मेरी बेटी की शादी आपके बेटे से कैसे हो सकती है? आप तो एक कौवे हो। मैं कुछ नहीं जानता हूँ। अगर 1 हफ्ते में मेरे सारे पैसे नहीं दिए, तो मैं अपने कालू की शादी आपकी बेटी टूनी से करवा के ही रहूँगा। ऐसा कहकर रमनलाल कौवा वहाँ से चला जाता है। फिर रोती हुई चिड़िया अपने घर से बाहर आ जाती है। वो जोर जोर से रोए जा रही थी। तभी वहाँ पर खड़ा एक नन्हा सा बैंगन का पेड़ टूनी से कहता है, नन्ही चिड़िया, मैं काफी देर से आपको देख रहा हूँ, आप बस रोए जा रही हो। क्या बैंगन जी, आप मुझे देख सकते हो? हाँ हाँ चिड़िया, मैं आपको देख भी सकता हूँ और बोल भी सकता हूँ। आप इतनी दुखी क्यों हो? फिर टूनी चिड़िया बैंगन के पेड़ को सारी बातें बताती है। बस इतनी सी बात है, मैं अभी सब ठीक कर देता हूँ, फिर आपकी शादी उस कालू कौवे से नहीं होगी। ऐसा कहकर बैंगन का पेड़ टूनी को एक बैंगन देता है। वो बैंगन साधारण बैंगन नहीं था, वो सोने का बैंगन था, जिसे देखकर टूनी चिड़िया बहुत खुश होती है। बैंगन के पेड़, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इस बैंगन को अपनी माँ को दिखाती हूँ। मेरी माँ ये बैंगन देखकर बहुत खुश होंगी, और अपनी माँ को सोने के बैंगन के पेड़ की सारी बातें बताती है। उस बैंगन के पेड़ का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। ये बैंगन बेचकर हम मालिक के सारे पैसे लौटा देंगे, और ना ही आपकी शादी उस कालू कौवे से होगी। फिर वो सोने का बैंगन सुनार को बेच देती है, और रमनलाल के सारे पैसे चुका देती है। इस तरह से टूनी चिड़िया की शादी कालू कौवे से नहीं होती।
कबूतर भैया, इन गर्मियों में हम अंगूर की खेती करेंगे। हाँ हाँ चिड़िया, गर्मियों में अंगूर की खेती ठीक रहेगी। चलो खेत में बीज बो देते हैं। नहीं नहीं, पहले हम अपने खेतों की सिंचाई करते हैं, फिर उसके बाद बीज डालेंगे, इससे फसल ज्यादा अच्छी होगी। फिर चिड़िया और कबूतर शाम होने तक अपने खेतों की अच्छे से सिंचाई करते हैं। अरे वाह, आप दोनों ने तो पूरे खेत की अच्छे से सिंचाई कर दी। ऐसा क्या बोने वाले हो? गौरी बहन, ठंडी का मौसम तो अब जाने वाला है, तो हम गर्मियों के लिए अंगूर की फसल की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा है, अंगूर की खेती करना बहुत अच्छा है। गर्मियों में अंगूर ज्यादा स्वादिष्ट लगते हैं और महंगे भी। गौरी बहन, आप इस बार किस चीज की फसल करोगी, या फिर दूसरे पक्षियों की ही फसल चुरा कर खाने वाली हो? कबूतर ज्यादा ना बोल, तेरी फसल से तो कभी भी एक सूखा दाना चुरा के नहीं खाया। झूठ मत बोलो, जब मैं अपने खेत पे नहीं होता तो आप पीछे से फल भी चुराते हो और मेरा नुकसान भी करते हो। फिर उन दोनों में बहस शुरू हो जाती है। कबूतर भैया चुप हो जाइए, झगड़ने से कुछ नहीं होता। हाँ तो चिड़िया, इस गौरी कव्वी से कहो ये अपने खेतों में फसल उगाए। तो मैं क्या डरती हूँ खेती करने से? मैं इस बार दिखा दूंगी कि मैं चोरी का नहीं खाती। फिर गौरी कव्वी वहाँ से गुस्से में चली जाती है और अपने पति कालू कव्वे को कबूतर की सारी बातें बताती है। हाँ तो गौरी जी, कबूतर ने गलत क्या कहा है? हम दोनों तो दूसरों की फसल को चुरा चुरा के खाते हैं, कभी भी मेहनत नहीं करते। कालू जी, अब ऐसा नहीं होगा, हम भी फसल उगाएंगे, वो भी उस कबूतर से ज्यादा अच्छी। लेकिन गौरी जी, हमें तो खेती के बारे में कुछ भी नहीं पता, फिर हम अपने खेतों में फसल कैसे उगाएंगे? इसकी आप चिंता ना करो कालू जी, हम उल्लू से पूछ पूछ के खेती करेंगे, उसे सब पता होता है। गौरी कव्वी को कबूतर से अच्छी फसल उगानी थी, इसलिए वो सुबह होते ही उल्लू के घर चली जाती है। उल्लू भैया, मुझे खेती करनी है, तो आप मुझे खेती करना सिखा दें। हाँ गौरी बहन, क्यों नहीं, मैं आपको खेती करने की सारी जानकारी देता हूँ। फिर उल्लू गौरी कव्वी को खेती करना अच्छे से समझा देता है और गौरी कव्वी अपने घर आ जाती है। कालू जी चले, उल्लू ने मुझे सब बता दिया है। सबसे पहले हमें बीज लेने के लिए शहर जाना होगा। गौरी जी, आप किस चीज की खेती करोगी? कालू जी, हम अंगूर की खेती करेंगे, मुझे अंगूर बहुत पसंद हैं। चिड़िया और कबूतर भी अंगूर की खेती कर रहे हैं। फिर गौरी और कालू बीज लेने शहर चले जाते हैं। वो कई दुकानों से अंगूर के बीज मांगते हैं, परंतु उन्हें अंगूर के बीज कहीं नहीं मिलते। गौरी जी, अंगूर के बीज खत्म हो गए हैं, आप संतरे के बीज ले लें। नहीं नहीं, कबूतर के खेत में अंगूर और मेरे खेत में संतरे, ये मुझको जरा भी अच्छा नहीं लगेगा। मैं खेती करूँगी तो सिर्फ अंगूर की। लौटते वक्त गौरी कव्वी चिड़िया के खेत पर जाती है। वहाँ पर कबूतर और चिड़िया अपने खेतों में काम कर रहे थे। चिड़िया बहन, मुझे कहीं भी अंगूर के बीज नहीं मिले, तो आप मुझे अपने थोड़े से बीज दे दें। गौरी बहन, आप थोड़ी देर पहले आती तो मैं आपको आधे बीज दे देती, परंतु अब मैंने सारे बीज बो दिए हैं। चिड़िया बहन, मेरे पास कुछ टिंडे के बीज पड़े हैं, अगर कोई लेना चाहे तो ले सकता है, मैं मना नहीं करूँगा। अपने टिंडे के बीज तू ही खा कबूतर, मैं तो अंगूर की खेती करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। उन दोनों में कहीं दोबारा से झगड़ा ना हो जाए, इसीलिए चिड़िया कबूतर को वहाँ से ले जाती है और कालू भी अपनी पत्नी गौरी को घर ले आता है। देखा देखा कालू जी, वो कबूतर मेरा कितना मजाक उड़ाता है। उसे पता है कि मुझे टिंडे खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, फिर भी मुझको चिढ़ा रहा था। क्या करें गौरी जी, हमें तो कहीं से भी अंगूर के बीज मिले नहीं, तो अब खेती कैसे करेंगे? आ गया कालू जी, मेरे दिमाग में आइडिया आ गया। अब देखती हूँ उस कबूतर को, वो कैसे अपने खेत में अंगूर खाता है। गौरी जी बताएं, आपके दिमाग में क्या आइडिया आया है? कालू जी, कबूतर के खेत से सारे अंगूर के बीज निकाल लेते हैं और अपने खेत में बो देते हैं। ठीक है गौरी जी, जब
जब रात को सब सो जाएंगे तो हम खेतों पे जाएंगे। ऐसे बातें करके वे दोनों बहुत खुश होते हैं और रात होने का इंतजार करते हैं। चले कालू जी, रात हो गई है, अब तक तो सारे पक्षी सो गए होंगे। फिर गोरी और कालू कबूतर के खेत पर चले जाते हैं और अंगूर के बीज निकालते हैं। कालू जी, मैं क्या सोच रही हूँ, हम इन बीजों की जगह पर दूसरे बीज डाल देते हैं। क्या गोरी जी, कबूतर की फसल ना हो इसलिए तो ये बीज निकाल रहे हैं और आप दोबारा से बीज बोने की बातें कर रही हो। नहीं नहीं, हम ऐसी फसल के बीज बोएंगे कि कबूतर मेहनत भी करे और उसकी फसल किसी काम की ना हो। मूंगफली गोरी जी, मूंगफली ही एक ऐसी फसल है जिसे गर्मियों में कोई भी नहीं खाता। हाँ हाँ कालू जी, आप ठीक कह रहे हो। तो आप घर में पड़ी हुई सारी मूंगफली ले आइए, तब तक मैं बीज निकालती हूँ। फिर कालू कौवा बीज लेने अपने घर चला जाता है। इस चिड़िया के खेत से भी अंगूर के बीज निकाल देती हूँ और मूंगफली बो दूंगी, फिर सारे जंगल में मेरे अकेले की अंगूर की खेती होगी। ऐसा सोचकर गोरी चिड़िया के खेत से अंगूर के बीज निकालती है। कालू भी मूंगफली के बीज लेकर आ जाता है। वो दोनों मूंगफली के दाने चिड़िया और कबूतर के खेत में बो देते हैं और सारे अंगूर के बीज अपने खेत में बो देते हैं। अब आएगा मजा जब दोनों को पता चलेगा कि उन्होंने तो मूंगफली की खेती की है, जो इस मौसम में किसी काम की नहीं होती। अब चले गोरी जी, सुबह होने को है, मुझे बहुत नींद आ रही है। कालू और गोरी अपने घर आ जाते हैं और थके हारे सो जाते हैं। कुछ दिनों बाद कालू और गोरी की अंगूर की फसल पककर तैयार हो जाती है। देखो गोरी जी, हमारी फसल कितनी अच्छी हुई है, अंगूरों के तो भरमार झुग्गे लटक रहे हैं। हाँ हाँ, खेती है भी तो किसकी, गोरी कौवे की, झुग्गे तो होंगे ही। चिड़िया, ये क्या हुआ? मैंने तो अंगूर के बीज बोए थे, फिर ये मूंगफली के पेड़ कैसे उगे? कबूतर भैया, मेरे खेत में भी मूंगफली के ही पेड़ हैं, पता नहीं अंगूरों की जगह ये मूंगफली कहाँ से आ गईं। वो दोनों ऐसे बातें कर रहे थे, तभी वहाँ पर गोरी और कालू आ जाते हैं। ये क्या कबूतर, तूने तो मूंगफली की खेती की है, तेरा दिमाग तो सही है, ऐसी गर्मियों में कौन मूंगफली खाएगा? गोरी बहन, हमने तो अंगूर के बीज ही बोए थे, पता नहीं ये मूंगफली कहाँ से आ गईं। चिड़िया बहन, मैंने बहुत अच्छी अंगूर की खेती की है, अगर किसी को अंगूर खाने हो तो खा सकता है, मैं मना नहीं करूँगी। कबूतर और चिड़िया का मजाक बनाकर गोरी और कालू वहाँ से चले जाते हैं। हो ना हो चिड़िया, इन दोनों ने ही कुछ किया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। कबूतर भैया, हमारी सारी फसल खराब होगी, अब इस फसल का हम क्या करेंगे? गर्मियों में मूंगफली की फसल। ये बात सुनकर अन्य पक्षी चिड़िया और कबूतर का मजाक उड़ाते हैं। फिर एक दिन तोता सेठ कबूतर के खेत पर आता है। मैं एक बहुत बड़ी ऑयल कंपनी का मालिक हूँ, तो क्या आप मुझे ये सारी मूंगफली की खेती बेच सकते हो? हाँ हाँ तोते सेठ, ले लें, ये मूंगफली की सारी फसल ले लें, हम बेचने के लिए तैयार हैं। फिर तोते सेठ की ये बात सुनकर वे दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। फिर तोता सेठ उनकी सारी फसल खरीद लेता है। तोता सेठ उनको बहुत सारे पैसे देता है और वह दोनों पैसे लेकर बहुत खुश हो जाते हैं।